हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 सिविक्स के सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी को अच्छे से समझा था कि डाइवर्सिटी क्या है। फिर भी एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस अमॉन्ग अस। हमने ये देखा था कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं होती है, कल्चर होता है, फूड होता है, ड्रेस होता है। इसी तरह से हमारे आसपास अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह के सड़कें होती हैं, अलग अलग तरह के कलर होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को एनरिच करती हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो कि लास्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और टर्म आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, जानबूझ करके किसी को अपने से कमतर आंकना या उनके साथ एक डिफरेंट ट्रीटमेंट करना। मतलब सेम दो लोग होंगे लेकिन किसी खास व्यक्ति दोनों में से किसी एक के साथ जानबूझ करके आप एक नेगेटिव बिहेव करते हो, तो इसी के लिए जो टर्म आता है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह के लोग हैं। एक लड़की है, एक बंदा है जो शायद थोड़ा गरीब है, एक बड़ी एज की लड़की है, एक बड़े एज का लड़का, एक बच्चा है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है। आज के दौर में इसके लिए शब्द आता है दिव्यांग। एक और लड़की है जो कि थोड़े मॉडर्न ड्रेस पहने हैं, एक और लड़की है जो कि ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी है जिनके ड्रेस के कलर अलग हैं। सिमिलरली एक और बंदा है जो कि देख नहीं सकता, ये बंदा चल नहीं सकता। तो ये डाइवर्सिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टर्म इज डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जैसा कि बता दिया, अलग अलग होना। सीधी सी बात है, हम अपने आसपास जिसको भी देखते हैं सब अलग अलग है, सबका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग फेवरेट चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के ड्रेसेस हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेज, कल्चर, गेम्स, हर तरह की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में हम डिफरेंस देखते हैं। अगर आप देखा जाए तो दुनिया में 8 बड़ी रिलीजन है और मोस्ट ऑफ जितने भी ये मेजर रिलीजन है, सब रिलीजन बहुत सारे हैं, ये सारे रिलीजन ऑलमोस्ट भारत में हैं। इसी तरह से 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं और याद रखिए अगर इन भाषाओं के ब्रांचेज को ले लें तो लगभग ये 5000 से ज़्यादा हो जाती हैं। तो सोच के देखिए, भारत में ही अकेले 5000 से ज़्यादा भाषा और बोलियाँ हो जाती है। 1600 मेजर लैंग्वेज, 1600 और सब्सिडरी सब ले लें तो लगभग 5000 से ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से भारत एक ज़बरदस्त डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस वाला कंट्री है। तो डिफरेंसेस होना क्वाइट नेचुरल, ठीक है। लोगों के बीच डिफरेंस हो सकते हैं जैसा कि लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और ये चीज़ें बेहतर है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पहले से इन डिफरेंसेस के हिसाब से एक माइंडसेट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रूरल और अर्बन में कंपेयर करते हुए, ठीक है। तो नॉर्मली हम गांव के बारे में क्या मान लेते हैं कि साहब इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है, अरे साहब वो हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं होते, साहब वो बड़े बैकवर्ड लेजी किस्म के होते हैं, अरे वहाँ तो बहुत हार्ड वर्क होता है, 12-14 घंटे काम करना पड़ता है, लोग बड़े गंदे होते हैं यार। तो इस तरह का माइंडसेट बना लेते हैं। अगर आपसे पूछा शहरों के बारे में कि कहाँ के लोग ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं, तो आप कहोगे नहीं साहब, शहर ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं, जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, लोग पैसों के पीछे पागल रहते हैं, शहरों में खर्च बहुत महंगे होते हैं और शहरी लोगों पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े करप्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे अपने आसपास लोगों के बारे में हम कोई ना कोई एक राय बना लेते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार अगर क्लास सीन में भी आप देखोगे, आप कुछ बच्चों पे एक लेवल सा लग जाता है कि ये बड़े बदमाश हैं। तो ऐसे केस में क्लास में कुछ भी टूट फाट होती है तो सबसे पहले जब टीचर्स आते हैं तो सीधा नज़र जाता है उसी बच्चे पे। ये आपके साथ भी होता है कि आपके बैग में अगर कुछ चोरी हुआ हो और आपको पता हो कि क्लास में एक बच्चा है जो अक्सर चोरी करता है, तो आपके दिमाग में सीधा उसकी प्रति इमेज जाती है कि पक्का उसी ने चोरी किया होगा। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है और सिर्फ हमारा ही नहीं, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सभी लोग पहले से ही लोगों के बारे में जज करना लगते हैं क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। इसी के लिए जो टर्म आ रहा दैट इज़ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या है? मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इन्फीरियर। लोगों को नेगेटिव तरीके से जज करना या उनको खुद से लो मानना, ठीक है। पहले से ही हम ये मान लेते हैं कि वो एक गलत आदमी है, वो एक बुरा आदमी है और उनके साथ या वो हमसे लो कैटेगरी का है, ठीक है। अपने आसपास हम हमेशा इस तरह की चीज़ें देखते हैं और इसका असर क्या होता है?
इसका असर होने लगता है। जैसे क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो ब्रांडेड चीज़ें वो बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, तो डजेंट मैटर कि वो चीज़ जो है वो 1000 की दे रहा है, एक दूसरी कंपनी जो है सस्ते रेट में दे रही है, हम कहें नहीं यार वो ब्रांडेड है यार, हमको पार्कर का ही पेन यूज़ करना, लोकल पेन नहीं यूज़ करना, हमको जो कार चाहिए वो मर्सिडीज़ बेंज ही होनी चाहिए, लैंड रोवर ही होनी चाहिए, मारुति 800 में काम नहीं चलता। तो ये जो है एक प्री माइंड सेट हो जाना, ठीक है, सॉरी प्रिजुडिस का मतलब ये भेदभाव करना कि हम जो है कुछ खास लोगों के साथ हम भेदभाव करेंगे, उनको अपने से लो मानेंगे, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कई बार कि नहीं यार उसके कपड़े थोड़े गंदे लग रहे हैं, ये यार ये दोस्ती करने लायक नहीं। कई बार घर वाले भी हम लोग को डांटते हैं कि नहीं यार वो बड़े गंदे तरीके से रहते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखना, उनके साथ जाओगे तो बिगड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि हम उनको लो मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कॉलोनी में रह रहे हो तो नहीं साहब बाहरी मोहल्ले के बच्चों के साथ मत रहिए, आप बिगड़ जाएंगे। तो जब इस तरह की बातें आती है वहीं पर प्रिजुडिस आता है कि हमने पहले ही मान लिया बिना उसको जाने कि वो एक बढ़िया प्लेयर हो सकता है, वो एक बढ़िया बच्चे इंसान हो सकता है, बिना ये जाने हमने पहले से ही मान लिया कि वो जो बंदा है वो क्योंकि जो है वो एक गंदी कॉलोनी से आ रहा है, वो एक मे बी उसके पेरेंट्स गरीब हैं, मे बी उसके पेरेंट्स की जो छोटी सी दुकान है, सब्जी बेचते हैं या ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो हमने पहले ही मान लिया कि वो जो है वो गलत होंगे या हमसे लो हैं, इसलिए हमें उनके साथ रिलेशन नहीं रखने। तो इसी के लिए जो टर्म आ रहा है दैट इज़ प्रिजुडिस। और इससे क्या होता है, कई चीज़ों के बारे में हम प्रिजुडिस बनाते हैं कि लोगों के रिलीजन के बारे में, अरे यार उनका धर्म बड़ा अजीब सा है यार, वो उठ पटांग चीज़ें करते हैं। लोगों के स्किन कलर, अरे यार कितना काला भूत जैसा दिख रहा है यार, ठीक है। लोगों के क्लॉथ के हिसाब से कि यार इसके कपड़े कितने गंदे हैं यार, क्या भगवान जाने 6 महीने से नहाया कि नहीं नहाया। आप भी जानते हो लोग जो है ठीक है 2 दिन नहीं नहाते, 1 सप्ताह नहीं नहाते, 6 महीने बिना नहाए थोड़ी नहीं रहता, लेकिन हम ऐसा कहते हैं। उसके बोलने का प्रॉब्लम, हे भगवान इसको तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। तो यही चीज़ है, इन सब चीज़ों के बेस पे हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर ये सारी 4 चीज़ें नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमसे अलग है, हमसे लो लेवल का। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिजुडिस आई थिंक क्लियर। इसके बाद आता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। प्रिजुडिस का नेक्स्ट लेवल आता है स्टीरियोटाइप थिंकिंग। जब पहले से ही हम किसी को जो अपने से लो मान लेते हैं तो उसके बारे में एक स्टैंडर्ड इमेज बनाने लगते हैं और हर बार जो है उसको उसी फ्रेमवर्क में देखते हैं। जैसे एक बच्चे ने क्लास में जो है कुछ सामान चोरी किया, इमेजिन करते हैं, ठीक है, मे बी एक आध बार और पकड़ा गया। अगली बार क्या होगा, क्लास में जब कभी भी चोरी होगी तो सीधा इमेज नाम उसका जाएगा, भले ही चोरी इस बार किसी और ने की है। तो क्या हुआ, हमने उसके बारे में एक स्टीरियोटाइप इमेज बना ली कि वो कभी किसी का अच्छा कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करेगा। अच्छा, आस्टीरियो होता क्या है? बेसिकली आस्टीरियो तो आपने देखा भी नहीं होगा। हमने सीडी प्लेयर्स देखे हैं। सीडी प्लेयर में क्या होता है, एक सीडी डालते हैं और सीडी के अंदर जो गाने रिकॉर्ड होते हैं, आप कितनी बार भी उसको रिवाइंड कर लो, गाने हर बार वही बजेंगे। 10 गाने उसके अंदर, मान लो 100 गाने भी रिकॉर्ड हैं, तो आप जितनी बार भी ट्राई करोगे गाने वही बजेंगे, गाने नहीं बदलेंगे। तो हमारा दिमाग भी एक पुराने दौर में इस सीडी की जगह जो है कैसेट प्लेयर होते थे, जिनके लिए टर्म आता है स्टीरियो। तो पुराने दौर में हमारा दिमाग भी जो है, सॉरी पुराने दौर कह रहा हूँ, हमारा दिमाग भी एक स्टीरियो की तरह काम करता है। हम पहले से ही मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक बार उसको चोरी करते देखा, दिमाग ने मान लिया कि वो पक्का चोर ही है, ठीक है। हमने देखा कि हमारे आसपास किसी खास कम्युनिटी के लोगों ने कुछ बदमाशी की, तो हमने मान लिया अरे नहीं यार वो कम्युनिटी वाले ऐसे ही गड़बड़ होते ही हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आसपास जो चीज़ों को अक्सर देखते आए हैं, उस हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड जो है, एक इमेज फिट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम जजमेंट देने लगते हैं। जैसे यहाँ पर जो है लड़के लड़कियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है कि दे आर वेल बिहेव्ड, वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। जनरली हम लोग मान लेते हैं कि ये लड़कियाँ ही होगी, लेकिन कुछ लड़के भी होते हैं, बहुत डिसेंट होते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, कि देखिए वो बहुत सॉफ्ट बोलता है और बहुत जो है सभ्य तरीके से रहता है, ठीक है। मानते हैं लड़कियां हैं, लेकिन कई लड़कियां भी बहुत बदमाश होती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन होता है, हम ये मानते हैं लड़के हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उल्टा क्लास के लड़कों को पीट देती हैं। दे आर नॉटी, बड़े बदमाश हैं यार। लड़के होंगे या लड़कियाँ होगी, नॉर्मली मानते हैं लड़के हैं, बट लड़कियाँ भी बदमाश होती हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, सीधा हम चिपकाते हैं, लड़की है ना, डांस तो बढ़िया करेगी ही यार, दिन भर पेंटिंग ही करती रहती है। बट लड़के भी अच्छे पेंटर होते हैं। दे डोंट क्राई, ये सबसे ज़्यादा चिपकाया था, अरे लड़के यहाँ बिल्कुल नहीं रोते, लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या होता है लड़के भी रोते हैं। दे आर राउडी, अरे यार गुंडा है यार, ठीक है। एट द सेम टाइम लड़कियाँ भी जो है गुंडी हो सकती हैं, बदमाश हो सकती हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट, माना जाता है लड़के हैं, बट कई सारी जो है लड़कियाँ भी हैं
मैरी कॉम का आपने नाम सुना हुआ, साइना नेहवाल और इन लोग का भी नाम सुना हुआ। दे आर गुड एट कुकिंग, माना जाता है लड़कियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। एट द सेम टाइम जितने भी होटल देखोगे सब में शेफ़ जो है मेल ही होते हैं। दे आर इमोशनल, माना जाता है लड़कियां इमोशनल होती, बात बात पे रोती हैं, बट बहुत सारे लड़के भी रोते हैं। तो हमने एक चीज़ देखा कि जो भी सेंटेंसेस हैं, जो भी लाइन है, हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि हाँ जितने भी टेररिस्ट हैं वो एक ख़ास कम्युनिटी से ही आते हैं, तो वो सारे कम्युनिस्ट उस कम्युनिटी के सारे लोग टेररिस्ट ही होते हैं। हम ये मान लेते हैं एक ख़ास धर्म के लोग, अरे यार अजीबोगरीब पूजा है, उनका कोई भगवान हाथी है तो कोई जो है जंगलियों की तरह रहता है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बट अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म बाकी धर्मों के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से हम आसाम में हैं तो हमको लगा अरे बिहारी लोग ऐसे होते हैं, अरे साउथ इंडियन वाले ऐसे होते हैं, वो लोग सोचते हैं अरे नहीं असमीज लोग ऐसे होते हैं। तो इस तरह से ये सोसाइटी का नेचर होता है कि वो दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव इमेजेस बनाता ही बनाता है। क्यों? हो सकता है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसे नेगेटिव घटनाएं हुई हों जिनके बेस पे उन्होंने एक इमेज बना ली, और वही बातें जो है बार बार सुन सुन करके लोग ये मान लेते हैं कि ये लोग पर्टिकुलरली ऐसे होते हैं। और इसी के लिए जो टर्म आ रहा है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, दिमाग में एक फ्रेम बन गया और बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही एग्जांपल दिया है, दे डोंट क्राई, हम ये मान लेते हैं कि ये लड़कों की क्वालिटी है बट लड़के रोते हैं। सिमिलरली जो ब्रेव का है, बाकी चीज़ों का है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहा कि एक बच्चा है जिसके जो है पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके कारण ठीक से चल नहीं पाता। तो वही लोग कहते हैं यार तुम बड़े अजीब से दिखते हो। तो बोला कि अजीब से क्या दिखता हो, मेरे पैर में प्रॉब्लम है तो है और मैं इसको छिपाना नहीं चाहता। तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्या इसका दिमाग भी जो गड़बड़ होगा, जैसे इसके पैर में प्रॉब्लम है क्या इसका दिमाग भी गड़बड़ होगा। तो ये सही नहीं है कि अगर उसके पैर में प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग भी गड़बड़ होगा। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या जिनके लिए टर्म डिसेबल्ड यूज होता है और आज के दौर में दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। कई सारे नाम हैं, पहले डिसेबल्ड कहते थे जो कि लायक नहीं है, बाद में टर्म चेंज कर दिया गया। फिर कहा गया कि डिफरेंटली स्पेशल नीड, कि ये वो बच्चे हैं जिनको स्पेशल ज़रूरत है। और आज जो है इनके लिए जो टर्म आ रहा है दैट इज़ दिव्यांग, ठीक है। दिव्यांग इसलिए कहा गया कि ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी ज़रूर होती है, जैसे वो पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनका म्यूजिक स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो सकती है, इसीलिए जो नया टर्म आया दिव्यांग, ठीक है। तो इस तरह के लोगों के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वही सारी बातें जो आगे बढ़ रही है कि हमने जो है मान लिया कि हाँ सॉफ्ट स्पोकन जेंटल जो है ये लड़कियाँ ही हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब फाइनली स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन आती है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब हम लोगों को एक खास इमेज में फिक्स कर देते हैं कि लड़की है तो इमोशनल होगी, लड़की होगी तो शांत और जेंटल होगी, लड़का होगा तो गुंडा होगा, लड़का होगा तो स्पोर्ट्स का फेवरेट होगा। तो जब हम इस तरह की फ़िक्स इमेज बनाने लगते हैं किसी व्यक्ति समुदाय के बारे में, तो इसको जो है स्टीरियोटाइप कहना होता है, ठीक है। और ये स्टीरियोटाइप किसी के बारे में हो सकता है, किसी देश के लोगों के बारे में। हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तानी हैं तो वो जो है टेररिस्ट ही होंगे, वो हमारे देश में हमेशा बम ही फोड़ेंगे, पाकिस्तान में अच्छे लोग हो ही नहीं सकते। नहीं सोचना चाहिए। रिलीजन के बारे में, एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसके लोग ऐसे होते हैं। सेक्स के बारे में मीन्स लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। रेस इस खास जो है नस्ल के लोग, मीन्स नस्ल आप कह सकते हो, जैसे इंडिया कई तरह की नस्लें होती हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, हमारा स्किन कलर कुछ अलग सा है, ठीक है। आप अफ्रीकन्स को देखो उनका कलर डार्क होता है, आप जो है चाइनीज़ और इन लोगों को देखो उनकी स्किन कलर अलग होती है। तो रेस वर्ड पर्टिकुलरली इसी सब चीज़ों के लिए आ रहा है। तो हम ये मान ले रहे नहीं अफ्रीकन यार बड़े खूंखार होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। सिमिलरली इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर के स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए कि साहब बहुत गरीब है तो पक्का जो है चोरी के और क्रिमिनल करता होगा। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के अलग अलग जो है हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी क्रिमिनल है, डम है, लेजी है, व्हाटएवर सो एंड सो। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जब भी हम स्टीरियोटाइप जो है इमेज बनाना शुरू करते हैं,
इसके कारण जो है डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। तो सीधी सी बात है, सोसाइटी में सब इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। सबका स्किन कलर सेम नहीं हो सकता, सबकी ड्रेसेस सेम नहीं हो सकती, सबका इनकम सेम नहीं हो सकता, सबका जो है एग्ज़ाम के मार्क्स सेम नहीं हो सकते। तो इनइक्वालिटी इज़ नेचुरल। लोग जो है एकदम सेम लेवल पर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सब में अप एंड डाउन तो होंगे ही होंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जानबूझ करके हम किसी के साथ इसलिए मिसबिहेव ना करें कि उसके नंबर कम आते हैं, या फिर वो गरीब फैमिली का, या फिर जो है वो हमारी कम्युनिटी का नहीं हो, ये गलत है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो है लास्ट चैप्टर में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि या अंसारी लोगों के साथ देखा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो है लास्ट बेंच ग्राउंड पर बिठाया जाता था क्योंकि वो दलित था। ये नहीं देखा गया कि वो लायक नहीं है, फीस नहीं है, वट एवर सो एंड सो। सिमिलरली अंसारी को सिर्फ इसलिए कि जो है घर नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होना इज़ क्वाइट नेचुरल, ठीक है। आप डिफरेंस की जो है वही समीर 1 और 2 की कहानी भी आपको याद होगी कि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस थे, लेकिन वो अच्छे दोस्त बने थे। तो वो डिफरेंस हो गया आप डिस्क्रिमिनेशन, जब हम जानबूझ करके उनके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक कॉमन स्टीरियोटाइप है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने जो है लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, या फिर जो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लेकिन जब स्टडी हुई तो पता चला कि जो है जो मुस्लिम लोग हैं उनके अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, या स्कूल जाती भी हैं तो थोड़ी बड़ी होती हैं तो स्कूल से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन जिन स्टेट में एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, जहाँ पर एजुकेशन पे अच्छा काम हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम सोसाइटी ने भी जो है लड़कियों को स्कूल भेजने में बहुत जो है इंटरेस्ट लिया है। जैसे केरला में एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, स्कूल जो है हर इलाके में, मतलब रिमोट एरियाज़ में भी स्कूल बनाए गए। वहाँ पर गवर्नमेंट ने बस सर्विस दी ताकि गांव-गांव में जो है टीचर्स जो है पहुँच सकें। उन्होंने ये इंश्योर किया कि 60% जो है जो टीचर हैं वो विमेन हो। तो इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम सोसाइटी है उन्होंने भी जो अपने बड़ी संख्या में अपनी लड़कियों को स्कूल भेजा, ठीक है। लेकिन अच्छा एक और चीज़ है कि जिन स्टेट्स में मुस्लिम जो है मुस्लिम लड़कियों की संख्या कम है, उन स्टेट में ट्राइबल्स और लोअर कास्ट के बच्चों की भी संख्या कम रही है। इट मीन्स कि ये कहना कि जो है मुस्लिम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, ये टोटली गलत है, और ये एक स्टीरियोटाइप इमेज है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा हो तो क्या किया जाए, ठीक है, कैसे जो है उसका रजिस्ट किया जाए। सोसाइटी में कई तरह के काम हैं, टीचिंग है, कारपेंट्री है, पॉटरी है, वीविंग है, फिशिंग है। और होता क्या है, हर एक काम की अपनी वैल्यू है, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई ईमानदारी से कमाने खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम करते क्या है, कुछ काम को लेस वैल्यूड मानते हैं, मतलब वो जो है बहुत कम लायक है। जैसे क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, बाल काटना हुआ, गार्बेज कलेक्शन। हम ये मानते हैं कि ये घटिया काम है, ये जो है जो लोग करते हैं वो बड़े इम्प्योर लोग होते हैं। और इसी बेस पे हमारा कास्ट सिस्टम बना, जिसके बेस पर लोगों में भेदभाव होता है। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने बताया था 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ठीक है। इसमें जो है जो चौथा क्लास था शूद्रा, यही जो है इन्हीं को आज के दौर में एससीज कहते हैं। और बेसिकली ये ऐसे काम में इन्वॉल्व था जिनको जो है काफ़ी लो समझा जाता था, जिसके कारण इनके साथ काफ़ी मिसबिहेव हुए और इनकी कंडीशन बहुत ख़राब रही, ठीक है। अब इन्हीं के लिए जो टर्म आ रहा दलित जो है ये बेसिकली वो लोग थे जिनको लोअर कास्ट माना जाता था, और जो है बेसिकली वो अनटचेबल थे। मीन्स लोग इनसे टच नहीं होना चाहते थे। उनका मानना ये था कि अगर ये लोग टच हो गए तो हम इम्प्योर हो जाएंगे। दलित वर्ड की जो टेक्निकल मीनिंग है, जो सिंपली मीनिंग है, ब्रोकन, टूटा हुआ। और इनके साथ जो है सोसाइटी में बहुत प्रिजुडिस रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसा कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी में देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जो है एससी बताया गया है, और सरकार इनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है इनको दे रही है। रिजर्वेशन है, इनके लिए स्कॉलरशिप आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इनको दी जा रही है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सी कहानी है भीमराव अंबेडकर की,
ठीक है। भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स में एक बहुत बड़े लीडर थे जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पूरा प्रोसेस था उसको जो है भीमराव अंबेडकर ने ही लीड किया था। ठीक है। 1901 में वो अपनी लाइफ की एक कहानी सुनाते हैं जब वो जो है 9 ईयर्स के थे, सिर्फ 9 साल की इनकी उम्र थी। तो उस दौर में फ़ोन तो था नहीं कि किसी को इन्फॉर्म कर सकें, तो वो और उनके भाई जो है ट्रेन से आ रहे थे। ठीक है। ट्रेन से आए, स्टेशन पे उतरे, ठीक, लेटर लिख दिया था कि साहब हम लोग आने वाले हैं, और बड़ा कोई साथ में था नहीं, सिर्फ 2 छोटे छोटे भाई हैं और जो है ये 9 साल के ही हैं। तो ट्रेन से उतरे, संयोग से चिट्ठी उनके घर वालों को मिली नहीं, तो ये काफ़ी समय तक वेट कर रहे थे कि कोई आए और इनको बुला करके ले जाए। लेकिन हुआ ये कि लगभग 1 घंटा बीत गया, स्टेशन पे कोई आया नहीं। और उस दौर में क्या होता था, इतनी ट्रेनें थी नहीं, दिन भर में 1 आध ट्रेन आती थी और बाकी ट्रेनें जो है नहीं आती थी, 1 आधी ट्रेन होती थी। तो पूरा स्टेशन खाली हो गया, सारे लोग चले गए और जो है कोई इनको लेने आया नहीं। ठीक है। स्टेशन मास्टर जो है वो देखा कि यार 2 बच्चे जो है अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लोग घर क्यों नहीं गए। तो वो क्या किया, तुरंत आया और इनसे पूछा कि बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग घर नहीं गए, कोई आया नहीं लेने। तो इन लोगों ने बताया कि देखिए हम लोग कोरेगांव में रहते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे पापा या उनका कोई नौकर आएगा हमको लेने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं, इसलिए हम परेशान हैं कि क्या करें। हम लोग कपड़े अच्छे पहने थे, इसलिए जो स्टेशन मास्टर था उसका बिहेवियर अच्छा था और उसको कोई शक नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है कि इंडियन सोसाइटीज़ में अब तो थोड़ा कम हो गया, लोग पूछते हैं भैया कौन जात, तुम किस कास्ट के हो। तो स्टेशन मास्टर ने भी इनसे पूछ दिया कि बाबू तुम किस कास्ट के हो। वो ये उम्मीद कर रहा था कि हम लोग जो है ब्राह्मण हैं, क्योंकि कपड़े अच्छे पहने हुए थे और सब कुछ ठीक ठाक ही था। तो जैसे ही उसने ये सुना कि ये लोग महार हैं, महार एक जो है महाराष्ट्र की एक लोअर कास्ट थी, जैसे ही जो है उसको पता चला कि ये लोग जो है लोअर कास्ट के हैं, वैसे ही जो है वो एकदम से भड़क गया और जो है उनको छोड़ करके भाग गया हो, जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। इमीडिएट वो गायब हो गया। ठीक है। अब ये परेशान हो गए कि यार अब क्या करें। फाइनली 15 से 20 मिनट बीत गया, शाम होने वाली थी और इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कोई गाड़ी नहीं आई, जो है कोई नौकर नहीं आया, इनके पापा भी नहीं आए, सीधी सी बात है लेटर ही नहीं मिला, तो लोग आते कैसे। अब वो क्या, फाइनली जो है जब काफ़ी शाम हो गई तो स्टेशन मास्टर जो है फिर जो है ये लोग सोचना शुरू, स्टेशन मास्टर फिर से आया और इनसे पूछा कि बताओ तुम लोग क्या करने वाले हो। तो बोला कि देखिए हम लोग जो है सोच रहे हैं कोई गाड़ी हमको मिल जाए, उस दौर में कारें तो थी नहीं, बैलगाड़ी होती थी। कहा कि कोई बैलगाड़ी मिल जाए तो वो हम बुक करके चले जाएंगे, और नहीं तो हमको पैदल जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है बैलगाड़ी वालों से बात करते हैं, कहा कि जो है साहब हमको ले चलिए हमारे गांव, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देने को रेडी हैं। लेकिन हुआ क्या था कि स्टेशन मास्टर को जो इन्होंने अपनी जाति बताई थी, वो जाति जो है उन सबको पता चल चुकी थी। अब क्या है कि वो लोग कहे कि नहीं, एक लोअर कास्ट के बंदे को हम गाड़ी पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमारी गाड़ी इम्प्योर हो जाएगी, उसके बाद कोई और हमारी गाड़ी पे नहीं बैठेगा। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम आपको डबल पैसे दे रहे हैं, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ इनको ले जाने के लिए, और फाइनली जो है इनको पैदल जाना पड़ा। सोच के देखो, एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी है, और वो पैसे देने को भी रेडी है, इवन के डबल देने को रेडी है, और फिर भी जो है लोग उसको ले जाने को तैयार नहीं है। सोचिए अगर हम उन या आप उसकी जगह होते तो क्या फ़ील होता। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर की ही लाइफ की एक और कहानी आती है, बुक में नहीं है बट आपको जानना चाहिए। चूँकि उस दौर में स्कूल बहुत दूर होते थे, तो ये लोग करते क्या थे, एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलते थे और साथ में जो है खाना बांध करके लेके जाते थे, जैसे हम लोग टिफ़िन लेके जाते हैं। और रास्ते में जंगल पड़ता था, और चूँकि बसेस तो थी नहीं, तो थी लेकिन जो है इनके स्कूल रूट पे नहीं थी, स्कूल बस नहीं होती थी। तो ये लोग जंगल से होकर के जा रहे थे, सडन एक चोर आया और उसने इनको रोक दिया और कहा कि जो है मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम्हारे पास खाना हो सकता है, इमीडिएट खाना दो। ठीक है। उसने देखा इनका बैग है, तो लगा कि स्टूडेंट रहे होंगे, तो इनका टिफ़िन छीन लिया। छीनने के बाद जो है इनकी मोटरी खोला, उस दौर में बक्से तो टिफ़िन तो थे नहीं, वो मोटरी में जो है खाना बांधा होता था। तो उसने खोल करके जैसे ही खाने लगा, फिर अचानक से उसने याद आया, पूछा कि कौन जात, तो इसने बता दिया महार है। इमीडिएट उसने खाना फेंक दिया, कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुम लोअर कास्ट के आदमी हमको खाना कैसे दे सकते हो। तो भीमराव अंबेडकर ने एक सवाल किया, कहा कि तुम चोरी कर रहे हो,
तुम जो है दूसरों का खाना छीन रहे हो और तुम खुद को अपर कास्ट कैसे कह सकते हो? हम जो है ईमानदारी से पढ़ने जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर का खाना लेकर के आ रहे हैं और तुम हमारे हाथ का नहीं खा सकते। खैर, चोर पे कोई असर पड़ना नहीं था, लेकिन ये कहानी सिर्फ ये बताती है कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में लोगों के साथ भेदभाव हुआ है और आज भी किसी न किसी रूप में लोगों के साथ भेदभाव थोड़ा बहुत बचा ही हुआ है। भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और वो दलितों के बहुत बड़े लीडर थे और दलितों के राइट्स के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी जिस समय आज़ादी का प्रोसेस चल रहा था। उनकी कम्युनिटी महार थी जो कि बेहद गरीब थे, न लैंड था, न उनके पास एजुकेशन थी। अंबेडकर के साथ अच्छी बात ये थी कि इनके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, इसके कारण इनको अच्छी फैसिलिटी थोड़ी सी मिल गई थी। वो पहले इंसान थे अपने कास्ट में जिन्होंने न सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बल्कि लंदन जाके पढ़े। इवन कि अमेरिका जाकर के पढ़ने वाले भी पहले इंडियन यही थे, ठीक है। उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने ये इंश्योर किया कि दलित लोगों को मंदिर जाने का अधिकार मिले। पहले क्या था कि भले ही वो हिंदू थे लेकिन उनको जो है मंदिर जाना अलाउड नहीं था। फाइनली उनको लगा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो हमको किसी भी हाल में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म इक्वालिटी की बात करता है। तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड करके अपने लोगों के साथ बुद्धिज़्म में शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म अगर हमको एक्सेप्ट नहीं करता तो हम जो है बुद्धिज़्म ज्वाइन करते हैं। उनकी सोच थी कि दलितों को जो है अपने भेदभाव के खिलाफ जो है फ़ाइट करनी चाहिए, तभी हमको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी और तभी जो है हम जो है एक डिग्निटी वाली लाइफ हम जी पाएंगे। तो सोच के देखो किस हद तक जो है लोगों के साथ भेदभाव रहा होगा और उसके लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, और अगर कोई हमारे साथ जो है भेदभाव करे तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करें। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, देश में अंग्रेज़ों का शासन था, क्लास 8 में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज़ादी की जो लड़ाई थी तो देश के फ्रीडम के लिए तो थी, एट द सेम टाइम वो लड़ाई इक्वालिटी के लिए भी थी। वजह क्या था कि हिंदू लोगों में, जैसा कि बताया गया था, कि सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती थी, कुछ को अनटचेबल मानती थी और कुछ को नॉर्मल मानती थी। तो एक लड़ाई जो है वो दलितों और जो है विमेन, पीजेंट्स, इनकी इनइक्वालिटी के लिए भी थी कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। और दलितों ने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उन्होंने साफ साफ डिमांड करना शुरू किया कि हमें भी उतनी ही एजुकेशन मिलनी चाहिए, उतनी ही जॉब मिलनी चाहिए, हमें भी उतनी ही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जैसे कि बाकी लोगों को मिलती है। विमेंस ने कहा, दलितों ने डिमांड की कि हमको मंदिर जाना को मिलना चाहिए, विमेन ने डिमांड की हमको एजुकेशन मिलना चाहिए, पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने कहा कि जो मनी लैंडर्स हमको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए, हमारे लैंड हमको वापस मिलनी चाहिए। तो एक साथ वो आज़ादी की भी लड़ाई है, एट द सेम टाइम इक्वालिटी की भी लड़ाई है। तो इंडिया एक दो तरफा लड़ाई लड़ रहा था। फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ाद होने के साथ साथ जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स बनते हैं उसमें ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो जो हमारे लीडर्स थे उनके सामने ये विज़न था कि इंडिया में जितने भी लोग हों सबके साथ इक्वल हो, ठीक है। इक्वालिटी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का की वैल्यू है। उसमें क्या क्या चीज़ें किया कि सबसे पहली चीज़ ये इंश्योर की कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, सबको जो है जॉब मिले, किसी को ऐसा ना हो कि किसी खास कास्ट कम्युनिटी कारण जॉब देने से मना किया जाए। ये हो गया नंबर 1। सेकंड थिंग ये कहा गया अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया कि कोई किसी को अनटचेबल नहीं मानेगा, अगर अनटचेबल कहेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। तीसरी चीज़ ये कही कि पीपल्स को फ्री कर दिया गया, आप चाहें जो जॉब कीजिए, कोई मना नहीं कर सकता कि आप जो है इस कास्ट के हैं तो ये काम नहीं करेंगे, ऐसा आप कोई नहीं कह सकता। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रोविज़न था कि हर एक को फ्रीडम दी गई चाहे जो काम करना हो। इसी तरह से जो पुअर सेक्शन थे, जो गरीब थे, जो मार्जिनलाइज थे, जो बहुत वीकर सेक्शन थे, उनके लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सरकार को कि आप इनके लिए स्पेशल काम कीजिए, जिसके लिए रिजर्वेशन की दिया गया, स्कॉलरशिप दी गई, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई, तो ताकि इक्वालिटी एंश्योर हो। जो राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो जानते थे कि देश को बच्चे संभाले रखने के लिए डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ देश में इक्वालिटी को एंश्योर करेगी,
ठीक है। इसीलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया कि धर्म के नाम पर लोगों में किसी भी हाल में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के हैं इसलिए आपके साथ मिसबिहेव होगा, नहीं, हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने ये इंश्योर किया कि चाहे आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे आप जो भी फेस्टिवल मनाते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, हम आपके साथ किसी भी हाल में मिसबिहेव नहीं होने देंगे। हर एक को अपनी लाइफ अच्छे से जीने का हक होगा। इसीलिए देश को सेकुलर कंट्री कहा गया। सेकुलर का मतलब क्या है कि सरकार जो है धर्म के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। और अगर धर्म गलती करता है, अपने लोगों के साथ ही मिसबिहेव करता है, तो उस केस में सरकार को यह हक होगा कि धर्म के मामले में इंटरफेयर करे। अदरवाइज़ हर कोई अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है और अपने आस्था को फॉलो कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ रही हैं, ठीक है। और इक्वालिटी जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जिसमें इन सारे वैल्यूज़ को एक जगह कलेक्ट किया गया है, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यह कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने बनाया है, ठीक है। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा देश सॉवरेन होगा। इट मीन्स डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर होगी, डेमोक्रेसी होगी, हमारे देश में सरकार जो है जनता की होगी, रिपब्लिक होगा, ठीक है। मीन्स हमारे यहाँ कोई भी जो है अनइक्वालिटी नहीं होगी, चाहे कोई राजा नहीं होगा, सभी लोग सेम लेवल पे होंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक को न्याय मिलेगा, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, ठीक है। लिबर्टी मिलेगी, किस चीज़ की? थॉट, एक्सप्रेशन, प्रिंट साफ नहीं आया, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर किसी को आज़ादी होगी, चाहे वो कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कुछ भी जो है अपनी मान्यता रखे, कोई भी भगवान की पूजा करे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर एक की जो है स्टेटस इक्वल होगी और हर एक को जो है कोई भी जॉब मिलेगी। एंड टू एंश्योर टू प्रमोट अमॉन्ग ऑल देम फ्रैटर्निटी, लोगों के बीच भाईचारा होगा। एंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल की डिग्निटी का सम्मान होगा। एंड यूनिटी ऑफ नेशन, इस देश की यूनिटी का भी सम्मान होगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस असेंबली में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और यह खुद को देते हैं। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ आते हैं। और फाइनली हमने ये जाना कि हम हर सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं। नंबर वन थिंग, डिफरेंसेस के आधार पर हम जो है लोगों के बारे में पहले से एक माइंडसेट बनाने लगते हैं, दैट इज़ प्रेजुडिस, ठीक है, जिसके बारे में हम चीज़ों को कई बार नेगेटिव तरीके से जज करते हैं, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मान लेते हैं। जैसे हम कई बार दिमाग में सोच लेते हैं, अरे नहीं वो लड़की तो बहुत अच्छी है, वो बदमाशी कर ही नहीं सकती, और पता चलता है बाद में कि उसी लड़की ने सारे पंगे करके रखे थे, ठीक है। और तीसरा है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, मीन्स पहले से ही जो है लोगों के बारे में इमेज फिक्स कर लेना कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, तो क्योंकि अच्छा है इसलिए कभी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदमी बुरा है तो कभी अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। स्टीरियोटाइप, कीपिंग पीपल इन अ फिक्स वे, उनके बारे में पहले से माइंडसेट बना लेना। प्रेजुडिस, लोगों के बारे में जो है अपनी आइडियोलॉजी फिक्स कर लेना कि हाँ ये आदमी ऐसा हो सकता है, या फिर टू जज देम नेगेटिवली, प्रेजुडिस, ठीक है, टू जज देम नेगेटिवली, ठीक है। और जो है स्टीरियोटाइप मीन्स टू फिक्स पीपल इन अ फिक्स इमेज, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।